Hello class 11 students, this is your biology teacher Agrima Rawat. So today we are going to start a new chapter, that is chapter number 4, Animal Kingdom. Okay, so before moving forward in the animal kingdom, we should be knowing what are the basic characteristics of a animal kingdom. जैसे कि हमने प्रीवियस चैप्टर्स में चैप्टर नंबर 2 में थोड़ा बहुत चीज़ें इसके बारे में पढ़ी थी, एक और बार इसे रिवाइज कर लेते हैं. एनिमल किंगडम की क्या क्या मेन करेक्टरिस्टिक्स हैं. फर्स्ट, द एनिमल किंगडम ऑर्गेनिजम्स आर यूकैरियोट एंड दे आर मल्टी सेलुलर. यूकैरियोटिक होते हैं मतलब एक प्रॉपर वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है इनके सेल्स में. मल्टी सेलुलर होते हैं, बहुत सारी सेल्स से मिलकर बने हुए होते हैं. एंड दे आर हेटरोट्रॉपिक, दैट मीन्स दे depend on others for their food requirement. Okay, and they are mostly mobile or motile, you can say that they can move from one place to another, most of them. Okay, and they are not having any cell wall. इनकी बॉडी में सेल वॉल, इनकी सेल में सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती है. ठीक है, प्लांट किंगडम में ये करेक्टरिस्टिक था सेल वॉल का, बट ये करेक्टरिस्टिक हमें यहाँ देखने को नहीं मिलता. एंड वाई दिस एनिमल किंगडम इज सो मच इम्पॉर्टेंट, बिकॉज अराउंड 2 मिलियन स्पीसीज ओनली बिलोंग टू एनिमल किंगडम. ओके, सो दिस इज वॉट इट्स importance is in the classification. Okay, so these were some main characteristics of animal kingdom. Now moving forward, what is the basis of classification in the animal kingdom? किस basis पे हम animal kingdom में classification कर रहे हैं? तो कुछ बेसिक चीज़ें हैं, जैसे कि सेल का अरेंजमेंट किस तरह से है, बॉडी सिमेट्री किस तरह की है, सिलोम कैसा है, पैटर्न ऑफ डाइजेशन, सर्कुलेटरी और रेस्पिरेटरी सिस्टम. इसका मतलब है अरेंजमेंट ऑफ सेल्स, मतलब सेल्स किस तरह से अरेंज की गई हैं. बॉडी सिमेट्री मतलब अभी हम आगे चल के जब पढ़ेंगे तो बॉडी सिमेट्री भी आपको समझ आएगी, सिलोम भी आपको समझ आएगा आगे चल के. डाइजेस्टिव और रेस्पिरेटरी और रिप्रोडक्टिव सिस्टम किस तरह के पैटर्न फॉलो कर रहे हैं. तो इन सब बेसिस पे हमने क्लासीफाई करते हैं एनिमल किंगडम को. ओके, सबसे पहले तो हम यही समझेंगे कि किस बेसिस पे हम कर रहे हैं इन्हें क्लासीफाई. तो चलिए आगे बढ़ते हैं इसमें. सो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, पहला जो करेक्टरिस्टिक है जिसके बेसिस पे हम एनिमल किंगडम में क्लासिफिकेशन करने वाले हैं, मतलब इनको क्लासीफाई करने वाले हैं, अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइड करने वाले हैं. सो सबसे पहला है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, किस तरह से इनकी बॉडी ऑर्गेनाइज की गई. तो ज़्यादातर जो एनिमल किंगडम के मेंबर्स हैं वो मल्टी सेलर हैं, बट मल्टी सेलर होने का मतलब ये नहीं है कि वो सेल्स बहुत सारी होने का मतलब ये नहीं होता कि हर कोई ऑर्गन या टिश्यू या सेल किस तरह का है वो हमें पता लगाना है. ठीक है, तो कुछ एनिमल किंगडम में ऐसे ऑर्गेनिज्म जैसे कि स्पॉन्जेस जैसे स्पॉन्ज होता है ना जिसमें छेद से होते हैं, ऐसे ही एक ऑर्गेनिज्म होता है एनिमल किंगडम में हमारा, जिसे हम स्पॉन्जेस कहते हैं, जिसमें छोटे छोटे छेद से बने होते हैं. तो स्पॉन्ज जैसा दिखाई देता है, इसे स्पॉन्जेस कहा जाता है इसे. इसमें बहुत सारी सेल प्रेजेंट होती हैं, मल्टी सेलर तो है, बट वो सारी सेल मिलकर एक टिश्यू नहीं बना रही, वो एज इंडिविजुअल सेल्स ही काम कर रही हैं. ठीक है, एक इकट्ठा हुई सेल्स की तरह ही काम कर रही हैं वो. तो इसलिए ऐसे सिस्टम को हम सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं. ठीक है, ये सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है क्योंकि सेल्स बहुत सारी हैं, बट बहुत सारी सेल होने का मतलब ये नहीं है कि उन्होंने इकट्ठा होकर काम करना सीख लिया, नहीं, अभी भी वो अलग अलग ही काम कर रही हैं. तो स्पॉन्जेस में हमें सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलता है. ठीक है, कुछ इनमें सिलेंट्रेट्स हैं. सिलेंट्रेट एक आपका फाइलम है जिसमें कि सेल्स का अरेंजमेंट थोड़ा कॉम्प्लेक्स तरीके से होता है. यहाँ पे जो सेल्स हैं वो एक तरह से फंक्शन करती हैं और उनको बोलते हैं टिश्यूज़. तो कुछ सेल्स इकट्ठा हो जाती हैं और एक तरह का काम कर रही हैं, तो ऐसी सेल्स को हम टिश्यू कहते हैं जो कि एक साथ आ जाएं और एक ही काम को अंजाम दे रही हैं. ठीक है, उसी को हम टिश्यू कहते हैं. तो ऐसे ऑर्गेनाइजेशन को हम टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं. तो ये सिलेंट्रेट में हमें देखने को मिलता है. फिर बात करते हैं ऑर्गन लेवल
तो उसमें क्या होता है कि प्लेटीहेल्मिन्थेस में और कुछ हायर फाइलम्स हैं, उनमें आपको ये देखने को मिलता है कि टिश्यूज़ इकट्ठा होके ऑर्गन लेवल तक आ गए हैं, मतलब एक पर्टिकुलर फंक्शन करना स्टार्ट कर दिया उन्होंने एक ऑर्गन बना लिया है, एक स्टमक जैसे कि एक हार्ट हो गया, ठीक है, ये एक ऑर्गन है, ठीक है, तो ये एक तरह से काम कर रहे हैं। अब बात करते हैं एनिलीड्स, ऑर्थोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, कॉर्डेट्स, इन सब में आपको देखने को मिलेगा ऑर्गन सिस्टम लेवल, मतलब ऑर्गन लेवल तक तो अभी हम आ गए थे, ठीक है, ऑर्गन लेवल तक तो आ गए थे, बट बहुत सारे ऑर्गन्स जब इकट्ठा होके काम करने लगे, एक सिस्टम की तरह काम करने लगे, जैसे कि हमारा स्टमक है, स्टमक के साथ साथ स्टमक एक ऑर्गन है, स्मॉल इंटेस्टाइन एक ऑर्गन है, लार्ज इंटेस्टाइन एक ऑर्गन है। अब ये सब एक इकट्ठा होके काम कर रहे हैं ना, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन एक सिस्टम बन जाते हैं, एक ऑर्गन सिस्टम बन गए, एक डाइजेस्टिव सिस्टम बन गए, है ना। तो जब ऑर्गन्स इकट्ठा होके एक पर्टिकुलर काम करने लगे तो उसे ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं, ठीक है, बात समझ आई। फिर बात करते हैं, ये तो 3 हमारे ऑर्गेनाइजेशन लेवल हो गए, सेलुलर, टिश्यू, ऑर्गन सिस्टम लेवल एंड ऑर्गन लेवल एंड ऑर्गन सिस्टम लेवल, ठीक है। इनके एग्जांपल्स आपको पता होने चाहिए कौन कौन से उसमें आपको क्या क्या देखने को मिल रहा है। अब बात करते हैं, आपके ऑर्गन सिस्टम लेवल के भी अलग अलग पैटर्न्स होते हैं, जैसे कि हम डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करेंगे सबसे पहले, ठीक है, हम बात किसकी करने वाले हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम की। तो कुछ ऑर्गेनिज्म जैसे कि प्लेटीहेल्मिन्थेस है, इसमें देखने के लिए मिलता है कि इनकी बॉडी में जो ओपनिंग है, खाना खाने वाली जो ओपनिंग है और जो वेस्ट बाहर निकालने की ओपनिंग है, वो दोनों एक ही हैं, मतलब खाना भी उसी ओपनिंग से जाएगा और बाहर भी उसी ओपनिंग से आएगा। बात समझ आ रही है। जैसे ह्यूमंस की बॉडी को एग्जांपल लो, इसमें ह्यूमंस की बॉडी में हमारे पास माउथ है, माउथ से हम खाना डालते हैं अंदर, और एनस से जो वेस्ट होता है हमारी बॉडी का वो बाहर निकलता है। तो हमारे यहाँ पे बॉडी में ओपनिंग 2 अलग अलग है ना, डाइजेस्टिव सिस्टम की 2 ओपनिंग्स हैं, एक माउथ है, दूसरा एनस है, बट कुछ ऑर्गेनिज्म में ये ओपनिंग सिर्फ एक ही होती है, एनस और माउथ अलग अलग नहीं होते। तो ऐसे डाइजेस्टिव सिस्टम को हम इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम कहते हैं। बात समझ आई। इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम मतलब जहाँ पे सिर्फ एक ही ओपनिंग हो, कंप्लीट नहीं है ना, बात समझ आ रही है। दूसरा होता है कंप्लीट, जिसमें कि एनस और माउथ अलग अलग हैं, माउथ खाने के लिए है, एनस सिर्फ वेस्ट को बाहर निकालने के लिए। तो ऐसे ऑर्गन सिस्टम डाइजेस्टिव सिस्टम लेवल को हम क्या कहेंगे, कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है। ये 2 तरह के हो गए डाइजेस्टिव सिस्टम्स, क्लियर हो गई ये चीज़। अब हम दूसरा एक सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक, किसके बारे में पढ़ रहे हैं, सर्कुलेटरी सिस्टम। तो सर्कुलेटरी सिस्टम भी 2 तरह के हो सकते हैं, ओपन सिस्टम और ओपन टाइप एंड क्लोज टाइप। ओपन टाइप का क्या मतलब है अच्छा, ओपन से पहले हम क्लोज समझ लें, क्लोज समझ जाओगे तो ओपन अपने आप समझ जाएगा। हमारी बॉडी में जब हार्ट के अंदर ब्लड आता है, हार्ट से बाहर जाने के लिए ब्लड के लिए क्या होती हैं, आर्टरी और वेन्स होती हैं। ये चीज़ तो आपने पढ़ रखी है ना 10th क्लास में। जब हार्ट से बाहर जाता है ब्लड तो आर्टरी और वेन आर्टरीज और वेन इस चीज़ में करती है ना, चाहे वो अंदर आ रहा हो ब्लड हार्ट में या फिर बाहर जा रहा हो, उसमें आर्टरी और वेन्स काम कर रही हैं। और कहीं पे पर्टिकुलर ऑर्गन तक भी पहुंचाना है तो आर्टरी और वेन्स ही वहाँ तक काम कर रही हैं। ऐसे नहीं कि हार्ट में से निकला और पूरी बॉडी में फैल गया, ठीक है, पर्टिकुलर पाइपलाइन से उसकी पर्टिकुलर जगह तक जाएगा, मतलब यहाँ पे प्रॉपर वेसल्स होंगी, ठीक है। इन्हीं आर्टरी और वेन्स को हम वेसल्स कह रहे हैं, आर्टरी, वेन्स और कैपिलरीज को। तो जहाँ पे ये ब्लड जो सर्कुलेट किया जाता है वो वेसल्स के थ्रू किया जाता है। ऐसे सर्कुलेटरी सिस्टम को हम क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं। क्लोज्ड है ना, बंद है, मतलब कहाँ जहाँ पे जाना है वहीं पे जाके खुलेगा, ऐसे नहीं कि कहीं पे भी घूम रहा है ब्लड पूरे में। दूसरी तरफ जैसे कि आपने क्लोज समझा तो अब तो ओपन आराम से समझ आएगा। ब्लड जो है हार्ट में आया, हार्ट से सीधा पूरी बॉडी में फैल गया, कोई वेन नहीं है, कोई आर्टरी नहीं है, पूरी बॉडी में फैल गया।
ठीक है। तो ऐसे सर्कुलेटरी सिस्टम को हम क्या कहते हैं? ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है, सीधा की सीधा आपका सारे के सारे जो ऑर्गन्स होंगे, टिश्यूज़ होंगे, सब के सब नहाए पड़े रहेंगे पूरे टाइम किसी पूरे खून में। उनकी कोई पर्टिकुलर नस में या फिर कोई आर्टरी या वेन के अंदर खून नहीं है, पूरी बॉडी में खून बह रहा है। ठीक है, बात समझ आ रही? तो ये ओपन सिस्टम होता है जिसमें कि खुले में है सारा ब्लड। ठीक है, बात समझ आई? तो ये तो हमारे सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम लेवल्स के दो तरह के उसमें बात कर ली हमने। नाउ वी विल टॉक अबाउट द सेकेंड टाइप ऑन द बेसिस ऑफ विच वी क्लासीफाई द एनिमल किंगडम, दैट इज सिमेट्री। सिमेट्री आपने मैथ्स में पढ़ी होगी। सिमेट्री आपने मैथ्स में कैसे पढ़ी है? जैसे कि स्क्वायर है, स्क्वायर सिमेट्रिकल होता है कि अगर एक पर्टिकुलर बीच उससे काटें, अच्छी तरह से नहीं काटा, ठीक है, तो दो इक्वल हाफ्स में कट जाएगा। यहाँ से भी कट करेंगे तो इक्वल हाफ्स में कट जाएगा, सिमेट्री है। यहाँ से भी कट करेंगे, सिमेट्री है। इक्वल दो हाफ्स में बट रहा है तो इसे सिमेट्री कहते हैं, है ना। तो ये मैथ्स में आपने पढ़ रखी है। तो हमें ऑर्गन्स, जो आपके ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें तीन तरह की सिमेट्री देखने को मिलती है। कुछ ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनकी बॉडी को आप प्रॉपरली डिवाइड कर ही नहीं सकते। मतलब डिवाइड करने का मतलब ये नहीं कि काट दिया, उन्हें काटना नहीं है, बस ऊपर से देखना है कि इनकी बॉडी के दो हिस्से बिल्कुल इक्वल हैं या नहीं है। ठीक है, तो एसिमेट्रिकल को हम बाद में समझते हैं, पहले हम समझते हैं बायलेटरल सिमेट्री। बायलेटरल सिमेट्री में क्या होता है? जब एक ऑर्गेनिज्म को हम किसी एक लाइन ऑफ सिमेट्री से दो हिस्सों में डिवाइड कर सकें। जैसे कि एक क्रैब दिख रहा है आपको, ठीक है, ये इस क्रैब को आप यहाँ से डिवाइड करोगे, मतलब डिवाइड करने का मतलब काटना नहीं है, मैं फिर से बता रही हूँ, दो हिस्सों में काट नहीं देंगे हम क्रैब को। मतलब हम देख रहे हैं कि इधर से ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा बिल्कुल इक्वल है। यहाँ पे भी एक हाथ है प्रॉपर, यहाँ पे भी एक हाथ ये वाला है, फिर ये वाले लिम्ब, ये 4 लिम्ब है यहाँ पे भी, और यहाँ इस वाली साइड पे भी 4 लिम्ब है। ठीक है, मतलब इक्वल है, हिस्सा बिल्कुल इक्वल है। तो ऐसे इसको जब किसी एक ही प्लेन से, अब यहाँ से अगर मैं कट करती हूँ, अगर मैं लाइन ऑफ सिमेट्री यहाँ बनाती हूँ, ठीक है, मैं लाइन ऑफ सिमेट्री, एक मिनट, यहाँ बनाती हूँ, तो यहाँ तो अब क्या हो रहा है? ये वाला हाथ, यहाँ पे 2 हाथ हैं, यहाँ तो नहीं है ये 2 हाथ, तो ये लाइन ऑफ सिमेट्री ये प्रॉपर नहीं हुई ना। तो सिर्फ एक ही लाइन ऑफ सिमेट्री जिसमें होती है उसे हम कहते हैं बायलेटरल सिमेट्री। बात समझ आई? अब दूसरी बात हम करेंगे रेडियल सिमेट्री। रेडियल का मतलब समझते हैं हम, रेडियस वर्ड से आपको याद आ रहा होगा, मैथ्स में आपने रेडियस पढ़ा है, तो रेडियस से हम समझ रहे हैं यहाँ पे रेडियल। ठीक है, सर्कल से मतलब एक तरह से है। तो जैसे ये ऑर्गेनिज्म है एक आपका, ठीक है, ये एक ऑर्गेनिज्म है आपका, तो यहाँ पे आपको, जैसे ये सिलेंट्रेट का एक एग्जाम्पल है, तो इसमें आपको देखने को मिल रहा है एक तो लाइन ऑफ सिमेट्री इन्होंने ये बना रखी है, ठीक है, एक यहाँ से भी लाइन ऑफ सिमेट्री है, एक यहाँ पे भी लाइन ऑफ सिमेट्री, मतलब इक्वल हिस्सों में कट रहा है। ठीक है, तो और बहुत सारी लाइन ऑफ सिमेट्री बन जा रही है इसमें, इसकी बॉडी में। जब आपकी जब कोई भी प्लेन आपका ठीक है, अब एक से ज़्यादा प्लेन्स पे आप अगर किसी ऑर्गेनिज्म को डिवाइड कर लेते हैं तो आप उसे कहते हैं रेडियल सिमेट्री। ठीक है, थर्ड अब आएंगे एसिमेट्रिकल, थर्ड टाइप, जिसमें कोई सिमेट्री हो ही ना, कोई ऐसा ऑर्गेनिज्म है बिल्कुल ऐसा, अब यहाँ से कट करूँ तभी भी प्रॉपर सिमेट्री नहीं आ रही, यहाँ से कट करूँ तभी भी प्रॉपर सिमेट्री नहीं आ रही, यहाँ से भी कट कर रही हूँ तभी भी नहीं आ रही। तो कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म भी होते हैं जिसमें कोई सिमेट्री होती ही नहीं, जिसकी बॉडी ऑर्गेनाइजेशन में। ठीक है, जैसे कि आपको ये देखने को मिलता है स्पॉन्जेस में, जैसे मैंने अभी आपको बताया था। ठीक है, रेडियल सिमेट्री हमें देखने को मिलती है सिलेंट्रेट, टीनोफोरा, इकाइनोडर्म्स। ठीक है, और बायलेटरल सिमेट्री हमें देखने को मिलती है एनिलीड्स, ऑर्थोपोडा। अभी हम आगे चल के इनकी क्लासेस फाइलम्स पढ़ेंगे तो हमें बहुत अच्छी तरह से पता चल जाएगा कि ये फाइलम्स हैं क्या। ठीक है, अभी के लिए हम ये क्लासिफिकेशन ही समझेंगे कि किस बेसिस पे हम क्लासिफिकेशन कर रहे हैं। ओके,
नेक्स्ट कमिंग टू द डिप्लोब्लास्टिक एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन। अब ये क्या होती है? अब ये समझने से पहले हमें कुछ चीज़ें समझनी है। हमारी बॉडी में जर्म लेयर होती है, ठीक है, जर्म लेयर। जर्म लेयर क्या होती है? जब हमारी बॉडी बढ़ रही होती है ना, एम्ब्रियो होती है हमारी बॉडी, जब हम छोटे से बच्चे होते हैं, और छोटे से बच्चे भी क्या, हम अपनी मदर की वोम्ब में होते हैं, और अभी हमारी पूरी बॉडी ने शेप भी प्रॉपर नहीं लिया है, तो हमारी बॉडी 3 लेयर्स में डिवाइडेड होती है, ठीक है। बाहर वाली लेयर को बोलते हैं एक्टोडर्म। एक मिनट, इसको थोड़ा मिटा देते हैं। एक्टोडर्म। सबसे अंदर वाली लेयर को बोलते हैं एंडोडर्म, और बीच वाली लेयर को बोलते हैं मीजोडर्म। अच्छा, समझने से पहले हमें टर्म्स को समझना पड़ेगा। डर्म लेयर, डर्म जो वर्ड यूज़ किया जाता है वो स्किन के लिए यूज़ किया जाता है या लेयर के लिए, ठीक है। जैसे अगर आप कभी स्किन डॉक्टर के पास गए हो तो स्किन डॉक्टर को हम डर्मेटोलॉजिस्ट बोलते हैं। डर्म वर्ड कहाँ से आया? स्किन से। जो हमारी बाहर की लेयर्स हैं उन्हें हम डर्म कहते हैं, ठीक है। तो ये डर्म का मतलब एक तरह से स्किन या फिर बाहर की लेयर से है। अब एक्टो मतलब बाहर, एंडो मतलब अंदर वाली लेयर, मीज़ो मतलब बीच वाली लेयर, ठीक है। एक्टो बाहर वाली लेयर है, मीज़ो बीच वाली लेयर है, और एंडोडर्म अंदर वाली लेयर है, बिल्कुल, ठीक है। तो ये समझ आया। तो कुछ ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, इन्हें मिटा देती हूँ मैं। कुछ ऑर्गेनिज्म जो होते हैं उनकी बॉडी में एक्टोडर्म होती है, एंडोडर्म भी होती है, मतलब बाहर वाली लेयर है, अंदर वाली लेयर है, बट बीच वाली जो लेयर है वो प्रॉपरली नहीं है। जो बीच वाली लेयर है वो प्रॉपर नहीं है, मतलब प्रॉपर मीजोडर्म नहीं है, ये प्रॉपरली डिफ्रेंशिएटेड नहीं है, तो मीजोडर्म नहीं है, तो इसे बोलते हैं मीजोग्लिया। बीच में लेयर तो है बट प्रॉपर नहीं है, तो उसे मीजोग्लिया कहते हैं, ठीक है। अब मैं अगर तुम्हें समझाऊं कि एक्टोडर्म, एंडोडर्म, मीजोडर्म करती क्या है। एक्टोडर्म हमारी बाहर की जो लेयर है ना, स्किन है, उसे बनाती है। एंडोडर्म हमारे अंदर के ऑर्गन्स बनाती है, जैसे कि स्टमक है, ठीक है, आपका स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन है, लंग्स हैं, ये सब कौन बना रहा है? एंडोडर्म, ठीक है। और मीजोडर्म क्या करती है? बीच में जो आपकी मसल्स वगैरह होती है ना, मसल्स हैं, हार्ट की मसल्स हैं, ये सब किससे बनी होती है? मीजोडर्म से, ठीक है। बात समझ आई? तो बाहर वाली लेयर स्किन, बीच वाली लेयर मसल्स, उसके अंदर क्या है? ऑर्गन्स हैं आपके, है ना, ऑर्गन्स या ऑर्गन सिस्टम है। तो इन ऑर्गेनिजम्स में प्रॉपर मीजोडर्म नहीं होती, तो इसका मतलब इनकी जो मसल्स वगैरह है वो भी प्रॉपर नहीं होती होंगी। इनकी बाहर की लेयर और अंदर के ऑर्गन्स तो काम कर रहे हैं, प्रॉपर हैं, बट बीच में कोई प्रॉपर लेयर नहीं है। ऐसे ऑर्गेनिज्म को जिसमें कि प्रॉपर 2 ही लेयर प्रेजेंट है हमारी, एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म, इनको हम बोलते हैं डिप्लोब्लास्टिक। डिप्लो वर्ड आपने डाई वर्ड आया ना, यहाँ पे डाई वर्ड आया, डाई मतलब 2 के लिए यूज़ करते हैं डाई, ठीक है। तो 2 लेयर्स प्रेजेंट है, एंडोडर्म और एक्टोडर्म, तो इससे डिप्लोब्लास्टिक बोला। अब जिनमें तीनों लेयर प्रेजेंट हैं, आपकी एक्टोडर्म, ये दिख रही है आपको बाहर की लेयर, अंदर वाली एंडोडर्म और बीच वाली मीजोडर्म। ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम ट्रिप्लोब्लास्टिक कहते हैं। ट्राई वर्ड आ गया, ट्राई मतलब 3, ठीक है। हमारी बॉडी प्रॉपर ट्रिप्लोब्लास्टिक है, ह्यूमंस की बॉडी, ठीक है। हमारी प्रॉपर स्किन है, बीच में हमारी मसल्स भी होती हैं, और अंदर की साइड हमारे प्रॉपर ऑर्गन्स हैं। तो मीजोडर्म प्रॉपर बनी हुई है, इसलिए हमारी बॉडी को ट्रिप्लोब्लास्टिक कहेंगे, ठीक है। अब तो समझ आ गया होगा ये, ओके। जो डिप्लोब्लास्टिक है वो हमें देखने को मिलता है सीलेंट्रेट्स में, ठीक है। और जो आपको ट्रिप्लोब्लास्टिक देखने को मिलता है वो प्लेटीहेल्मिन्थेस से कॉर्डेट्स, जितने भी बीच में फाइलम्स है, सब के सब इसी ट्रिप्लोब्लास्टिक के अंदर आते हैं, मतलब वेल डेवलप्ड होते हैं, ठीक है। बात समझ आई?
चलिए अब आगे बढ़ते हैं सिलोम पे। अब सिलोम का क्या मतलब होता है भाई? सिलोम का मतलब होता है कैविटी, मतलब खाली जगह। अब ज़रा ध्यान करो, अपनी बॉडी पे ध्यान दो। आपके जो ऑर्गन्स हैं, ठीक है, जैसे स्टमक है, स्टमक के बाहर सीधा मसल्स हैं या बीच में गैप भी होता होगा कुछ, ठीक है। आपकी मसल्स और आपके जो स्टमक है उसके बीच में थोड़ी सी जगह होती है, खाली जगह, ठीक है। उस खाली जगह को ही हम सिलोम कहते हैं, ठीक है। तो ज़्यादातर आपके ऑर्गेनिज्म जो प्रॉपरली डेवलप्ड ऑर्गेनिज्म है उनमें ये सिलोम होना बहुत ज़रूरी है ताकि स्पेस बना रहे। अब आप खाते हो, ठीक है, आपने स्टमक में आपका खाना जा रहा है, ठीक है, खाते जा रहे हो। अब स्टमक को भी तो जगह चाहिए अपनी, तो वो जगह कहाँ है? वो सिलोम, वो कैविटी में ही तो है, ठीक है। तो वो जो बाहर जगह खाली रहती है, ये सारा आपका ऑर्गन सारे आपके उस जगह में ही प्रेजेंट हैं, ठीक है। इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है आपको। तो सिलोम का मतलब कैविटी, खाली जगह। तो ये एक बहुत बड़ा आपका फैक्टर है जिससे कि हम क्लासिफिकेशन करते हैं। तो प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ कैविटी बिटवीन द बॉडी वॉल एंड गट वॉल। बॉडी वॉल मतलब स्किन और गट वॉल मतलब जो आपकी जो डाइजेस्टिव सिस्टम है ना, आपका माउथ वगैरह, माउथ, आपका स्टमक, इन सब के बीच में और स्किन के बीच में जो जगह है उसे उस वहाँ पे जगह है या नहीं है, वो एक क्लासिफिकेशन का बहुत बड़ा बेसिस है। तो जिन ऑर्गेनिजम्स में ये आपका प्रॉपर सिलोम होता है, तो मैं आपको समझाती हूँ। यहाँ पे ये आपकी ये वाली लेयर है एंडोडर्म, मैं शॉर्ट में लिख दूँगी एंडो। ये वाली ऑरेंज वाली, ये वाली लेयर देख रहे हो, ये कौन सी है? मीज़ो। और ये बाहर वाली पर्पल वाली लेयर कौन सी है? एक्टो, ठीक है। तो आपकी ये एंडोडर्म क्या बना रही है? स्टमक बना रही है। चलो मान लेते हैं ये स्टमक बना रही है, इसके बाहर खाली जगह है और उस खाली जगह के बाहर क्या है? मीज़ोडर्म है। तो जिन ऑर्गेनिजम्स में खाली जगह के बाहर मीज़ोडर्म प्रॉपरली है, मतलब खाली जगह तो है ही, उसके बाद मीज़ोडर्म है, तो ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम सिलोम्स कहते हैं, मतलब सॉरी, इस जगह को हम सिलोम कहते हैं और ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम सिलोमेट्स कहते हैं। जिन ऑर्गेनिज्म में जो कैविटी है वो मीज़ोडर्म से लाइंड है प्रॉपर, ठीक है, उन्हें हम कहते हैं सिलोमेट्स। बात समझ आई? कुछ ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिसमें ये आपकी एक्टोडर्म हो गई, ये आपकी ये एक्टोडर्म हो गई, ये हो गई एंडोडर्म, ठीक है। और फिर ये जो आपको पाउचेस दिखाई दे रहे हैं, ये वाली ऑरेंज वाली लेयर, ये आपकी मीज़ोडर्म है। अब ये आपका खाली जगह, ये बीच में आपकी खाली जगह, इनके बीच में खाली जगह, तो ये पाउचेस में प्रेजेंट है, ये प्रॉपर नहीं है ना? दिख रहा है ना आपको कि यहाँ पे आपने देखा था जैसे कि यहाँ पे प्रॉपरली मीज़ोडर्म थी, अच्छी तरह से कवर कर रखा था पूरे खाली जगह को, बट यहाँ पे क्या हो रही है? खाली जगह कहीं पे कवर्ड है प्रॉपरली, कहीं पे नहीं है। तो ऐसे जो आपकी कैविटी होती है या खाली जगह होती है उसे हम क्या कहते हैं? सीडोसिलोम। सीडोसिलोम का मतलब क्या होता है? सीडोसिलोम का मतलब होता है फॉल्स कैविटी, ठीक है, जो कैविटी तो है बट प्रॉपर नहीं है, प्रॉपर जैसी होनी चाहिए बिल्कुल वैसी नहीं है, तो इसलिए इसको सीडोसिलोम कहते हैं, ठीक है। ये हमें देखने को मिलता है, सीडोसिलोम्स हमें देखने को मिलते हैं एस्के हेलमिंथीज वगैरह में, ठीक है। और जो सिलोमेट्स के हमने एग्जांपल्स देखे थे, एनिलीड्स, मोलस्का, आर्थ्रोपोडा, एकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा, कॉर्डेटा, मतलब बहुत सारे फाइलम्स हैं जहाँ पे आपको सिलोमेट्स देखने को मिलते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इसमें कुछ जिनमें कैविटी होती ही नहीं है, ये रही आपकी एंडोडर्म, ये रही आपकी मीज़ोडर्म और ये रही आपकी एक्टोडर्म। तो यहाँ पे तो बॉडी कैविटी है ही नहीं इनके बीच में, एंडो और मीज़ो के बीच में आपकी बॉडी कैविटी होनी चाहिए थी ना, वहाँ तो है ही नहीं बॉडी कैविटी, तो इसको क्या कहते हैं? ए सिलोमेट, ठीक है। इसको कैविटी मत मान लेना, ध्यान रखना, ये आपके ऑर्गन के अंदर की जगह है, इसको कैविटी मत मान लेना।
आपके ऑर्गन के बाहर की तरफ जो जगह होती है हम उसे कहते हैं कैविटी, या उसे हम कहते हैं सिलोम। ठीक है, तो ये प्लेटियल हेलमिंथेस में हमें देखने को मिलता है कि इनमें कोई कैविटी होती ही नहीं, खाली जगह है ही नहीं ऑर्गन्स के लिए। ठीक है, बात समझ आई? तो ये तो हो गया आपका सीलोम की बात। नाउ मूविंग फॉरवर्ड बात करते हैं सेगमेंटेशन की। तो सेगमेंटेशन क्या होती है, इसमें हम एग्जांपल पढ़ते हैं अर्थवॉर्म्स का। अर्थवॉर्म्स होते हैं आपके, उनमें आपने देखा होगा ऐसे करके लेयर्स बनी होती है, ऐसी लाइंस बनी होती है। ये एक्चुअल में सिर्फ दिखाने के लिए बाहर से लाइंस नहीं है, एक्चुअल में इनकी बॉडी में बंटवारा हो रखा है। ठीक है, ये डिवीज़न है इनकी बॉडी का। और इन जो आपके डिवीजन्स हैं, ऑलमोस्ट हर जो सेगमेंट है, ये जो एक सेगमेंट है जैसे, इसमें जो आपका जगह है, उसमें जो ऑर्गन्स हैं वो ऑलमोस्ट सब में प्रेजेंट होंगे आपके। ठीक है, हर किसी में रिपीट हो रहे होंगे ये ऑर्गन्स, ऑलमोस्ट हर ऑर्गन ऐसे रिपीट होता है। मैं ये नहीं बोल सकते हम कि सारे ऑर्गेनिजम्स होते हैं, बट ऑलमोस्ट। ठीक है, तो यहाँ पे हर सेगमेंट में आपके हर ऑर्गन ज़्यादातर प्रेजेंट होगा। ये आपको देखने को मिलती है अर्थवॉर्म्स में। ठीक है, ऐसी पैटर्न ऑफ सेगमेंटेशन को, जिसमें सेगमेंट्स इस तरह से डिवाइड हो रखे हों, जहाँ पे हर सेगमेंट में रिपीट हो रहे हों कुछ ऑर्गन्स, उन्हें हम कहते हैं मेटामेरिक सेगमेंटेशन। ठीक है, और इस फिनोमेना को क्या कहते हैं, मेटामेरिज्म। जहाँ कुछ ऑर्गेनिज्म में ये देखने को मिलता है, हर ऑर्गेनिज्म में देखने को नहीं मिलता ये। ठीक है, कुछ ही ऑर्गेनिज्म में देखने को मिलता है, जैसे कि अर्थवॉर्म। ठीक है, ये एक तरीका है जिससे कि हम एनिमल किंगडम में ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई करते हैं। फिर हम बात करते हैं नोटोकॉर्ड की। ठीक है, तो नोटोकॉर्ड क्या होती है, जो आपकी डॉर्सल साइड में, डॉर्सल साइड मतलब क्या है, पीछे की तरफ आपकी जो पीठ है। ठीक है, पीठ की तरफ को डॉर्सल साइड कहते हैं, और आगे की साइड जो आपकी चेस्ट वाला एरिया है उसे हम वेंट्रल साइड कहते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना, बायोलॉजी में ये टर्म्स ध्यान रखने बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि ये बार बार यूज़ होते हैं और हमें इनका मतलब बार बार नहीं समझाया जाएगा। तो डॉर्सल मतलब पीछे वाला, पीठ वाला हिस्सा, और वेंट्रल मतलब आगे वाला हिस्सा। तो एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर होती है हमारी बॉडीज़ में, कुछ एनिमल्स में ये प्रेजेंट होती है, तो उसे नोटोकॉर्ड कहते हैं, जो रॉड लाइक स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, और ये मीज़ोडर्म से बनती है, मीज़ोडर्म बनाती है ये नोटोकॉर्ड। ठीक है, तो कुछ में ये एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के टाइम पे प्रेजेंट होती है। जिन ऑर्गेनिज्म में ये नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होती है एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, मतलब एम्ब्रियो जब थे, ये प्रॉपरली पूरे डेवलप नहीं हुए थे, बट मदर की वूम में थे और एम्ब्रियो थे, मतलब थोड़ा बहुत दिख रहे थे उस ऑर्गेनिज्म की तरह, बट प्रॉपर नहीं। उस स्टेज में भी अगर वो रॉड लाइक स्ट्रक्चर था उनकी बॉडी में, तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम क्या कहेंगे, कॉर्डेट्स। क्या कहते हैं, कॉर्डेट्स। और जिनमें ये नोटोकॉर्ड नहीं होती उन्हें कहते हैं नॉन कॉर्डेट्स। कॉर्डेट्स के एग्जांपल मैं दे देती हूँ, ह्यूमंस, हम खुद कॉर्डेट्स हैं। हमारी बॉडी में पीछे की साइड बैकबोन है। ठीक है, कुछ ऑर्गेनिजम्स में जैसे ह्यूमंस, उनमें ये नोटोकॉर्ड बैकबोन में डेवलप हो जाती है जब हम बड़े हो जाते हैं। जब हम एम्ब्रियो होते हैं तब हमारी बॉडी में वो नोटोकॉर्ड की तरह ही प्रेजेंट है, बट जैसे जैसे हम बड़े होते हैं तो ये प्रॉपर बैकबोन बन जाती है। ठीक है, तो रीढ़ की हड्डी जिसे हम कहते हैं। ठीक है, तो कॉर्डेट्स वो जिनके बॉडी में एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के टाइम पे नोटोकॉर्ड होगी उन्हें कॉर्डेट्स बोलेंगे। जिनकी बॉडी में एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के टाइम पे नोटोकॉर्ड नहीं होगी उन्हें नॉन कॉर्डेट्स कहते हैं। जैसे कि पोरीफेरा से लेकर इकाइनोडर्मेटा तक, इकाइनोडर्म्स जो हैं सब आपके नॉन कॉर्डेट्स में आते हैं। इनमें कोई रॉड लाइक स्ट्रक्चर नहीं होता। अब रॉड लाइक स्ट्रक्चर का मकसद क्या होता है, क्या काम है, हमें एक प्रॉपर पोस्चर देना, एक हम खड़े हो पाते हैं एक रीढ़ की हड्डी की वजह से प्रॉपरली। ठीक है, वो हमें एक पोस्चर दे रही है, एक हमारी बॉडी को एक शेप दे रही है, एक पोजीशन देती है। ठीक है, इन सब चीज़ों में हेल्प करती है। सो वी हैव टॉक्ड अबाउट the basis of classification. First was level of organization, symmetry, then triploplastic organization, coelom, segmentation, and notochord. So this was about the basis of classification in the organisms. I hope everybody have understood it. Thank you.